बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? तो जी, once again मैं नाइन्थ क्लास के साथ हूँ। आई एम विद नाइन्थ क्लास, बी अलर्ट नाइन्थ क्लास। once again cells and tissues chapter number 4, and my today's focus is on history of the formulation of cell theory. So today's we are going to discuss how cell theory has formed, and obviously with the development with the advancement in the technologies in the physics basically, and the principles of physics and the apparatuses. So that's the beginning of the the era through which we can see through the cell. Otherwise, that would be difficult for us to identify anything, any of the thing present in the world. So this is 3034 BCE, Aristotle. So the very first name of the scientist we are going to discuss is Aristotle. Arastu, Arastu जिसका नाम है, जिसने बहुत ज़्यादा, he's a Greek philosopher. He is a very, the person who has an information of almost all of the subjects, who has made, you can see the various kinds of disciplines, maths, sciences, music. So he's the person of all, a man of intelligent. So he is a Greek philosopher. He Aristotle begins to observe nature. So उसने नेचर को देखना शुरू किया, उसको रियलाइज हुआ कि यार कोई चीज़ एनिमल है और कोई चीज़ प्लांट है और कोई चीज़ ह्यूमन बीइंग है. सो कुछ चीज़ कोई तो बात है इनमें जो कॉमन है. सो दैट इज़ द पॉइंट कि हम हिस्ट्री में सबसे पहले इसका जिक्र ज़रूर करते हैं. ही क्लासिफाइज ऑल नोन ऑर्गेनिज्म. सोचिए उस दौर में उसके दिमाग में ये आइडिया ही आना कितना बड़ा बाकी बात है कि यार मैं इन सारे एनिमल्स का एक ग्रुप बना देता हूँ. है ना, हैरत की बात है. मैं और आप तो सोचते ही नहीं है. But he is a person who has, a very different kind of intellect. So he classifies all our non-organisms as either a plant or an animal. So he writes that living things can arise spontaneously from non-living matter. That is something, he has no knowledge about most of the things. So obviously इस तरह की बातें तो बंदा कर ही सकता है ना, जब उसको पता ही ना हो तो कि वो क्या कर रहा है, क्या उसने क्या 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 कुछ हो चुका है, कैसे होगा. तो ये तो उसको अभी आइडिया ही नहीं है. तो फिर वो अगर ऐसी कोई बात कह भी दिए कि लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, सो इट्स रियली टोटली ओके. मैं आपको थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे ये ठीक हुआ फिर. सो एरिस्टोटल presented the idea that all animals and plants are related. So इनमें कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है, कोई ना कोई कांटेक्ट है, कोई रिजेम्बलेंस है. तो वो रिजेम्बलेंस हमें सेल थ्योरी तक लेके जाएगी. और देन द बिगेस्ट नेम among all of the scientists is Robert Hooke. So Robert Hooke, he first described the cell in 1665, and that was the year when first astronomical microscope, I mean telescope, has made. वो भी इस टाइम तक बन चुकी थी. और और जनाब वो बन चुकी है. सोचें ये वो दौर है जब टेलीस्कोप बन रही है, और वो ये हैंडमेड, रॉबर्ट हुक ने भी एक हैंडमेड माइक्रोस्कोप से ये कॉर्क स्टडी किया था. सो ही यूज अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन अ थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क. अब ये कॉर्क आपको पता है हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं यूज़ करते, लेकिन जो लोग वाइन यूज़ करते हैं जिन कंट्रीज़ में, तो वाइन के ऊपर उन्होंने एक कवरिंग, एक कैप लगाई होती है. वो कैप बेसिकली कॉर्क की बनी होती है. कॉर्क इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ वुड. तो प्लांट बार्क का पार्ट होता है बेसिकली. वुड तो नहीं कह सकते, प्लांट की बार्क स्पेसिफिक एक पौधा था जिसकी बनाई जाती हैं ये कॉर्क्स बनाई जाती हैं. और जो बॉटल्स, वाइन बॉटल्स के ऊपर लगती है वो कॉर्क बनाई जाती हैं. एक स्पेसिफिक ट्री है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद. सो एनीवेज उसको स्टडी किया गया, उसके थिन स्लाइसेस उसने बनाए. और उसने उसने देखा कि यार ये जो कॉर्क है ये तो अंदर से ऐसी है जैसे एक कमरा, फिर उसका दूसरा कमरा, फिर उसका तीसरा कमरा, सब कमरे आपस में जुड़े हुए, लाइक द कंपार्टमेंट्स. उसने कहा ये तो कंपार्टमेंट्स की तरह है. हनी कॉम, हनी कॉम कि जैसे आपने कभी शायद भी हनी कॉम देखा हो, अंदर 6 हेक्सागोनल बॉक्सेस बॉक्सेस बने हुए होते हैं. तो ये भी उसको ऐसे ही लगा. आप इस फिगर में भी देखो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि इस फिगर में आप सर चेक करो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा. बॉक्सेस बॉक्सेस ना, लाइन से बॉक्सेस बॉक्सेस नजर आ रहे हैं. दिस इज हाउ ही कॉल्ड इट एज एक सेल. कोठरी, कोठरी आपने सुना वर्ड है कोठरी, जो जहाँ पे लोगों को पनिशमेंट मिलती थी, तो एक कोठरी, इसको सेल कहा जाता था. बंद कमरा, बिल्कुल कहीं से कोई हवा शवा ना जाती हो, जिसको कमरे में बिल्कुल बंद एक छोटा सा कमरा, दैट वुड कॉल्ड एज सेल. तो उसी से ये रिजेम्बलेंस, इसने इसका नाम सेल रख दिया गया. एक छोटा सा कमरा है जो हर तरफ से बंद है और कोई कांटेक्ट उसका नहीं है. तो इसका नाम उसने सेल्यूली रखा, हम छोटा सेल, छोटा कमरा, बंद कमरा. So that was Robert Hooke who has identified the first ever the cork and the cell in the corks.
Then is the Antony van Leeuwenhoek, a Dutch naturalist. ये बेसिकली इसने एनिमल क्यूलीज, इसने पॉन्ड वाटर को स्टडी किया और उसमें जब माइक्रोस्कोप्स को काफ़ी हद तक बन चुकी थी उसमें उसको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए ना, तो उसने बहुत क्लियरली तो नहीं आप कह सकते, ही ऑब्जर्व टाइनी ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पॉन्ड वाटर अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल देम एनिमल क्यूलीज. एनिमल क्यूलीज मीन्स छोटे एनिमल्स, छोटे जानदार. तो उसने उनका नाम एनिमल्स रखा. एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने ज़्यादा काम बैक्टीरिया पे वैसे किया हुआ है, सो उसने उन्हीं को ही छोटे जानदार कहा था. सो देन इज अनदर नेम, अ बिगेस्ट नेम, आई मीन अ बिग नेम, दैट लमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क. जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क वॉज अ साइंटिस्ट. इसने भी ये बात की कि कोई भी लाइफ ऐसा नहीं हो सकता दैट लाइफ कम्स फ्रॉम विद विच इज़ ए सेलुलर, राइट. अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इट शुड बी मेड अप ऑफ सम सेल्स, राइट. तो उसने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी. लमार्क ने और कुछ काम भी किए जिसमें से कुछ अजीब से काम भी किए गए, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पे जिस हद तक इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक ही उनकी रिसर्चेज है ना. मगर ये बात छोटी है कि उसने ये बात हमें एक्सप्लेन की है कि देयर इज़ नो, इफ़ देयर इज़ नो सेल देन देयर इज़ नो लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ये लमार्क का कॉन्सेप्ट था. तो अभी तक हम एनिमल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सेल्स की तरफ बढ़ रहे हैं. देन अनदर नेम इज़ रॉबर्ट ब्राउन, a British botanist, right? He discovered nucleus in the cell. इसने रॉबर्ट हुक को थोड़ा सा यहाँ पे निगेट किया. इसने कहा सेल्स तो हैं, रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल्स अंदर से खाली हैं, अंदर से कंपार्टमेंट खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है और कोई कांटेक्ट भी नहीं है. जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने फिर ये बात एक्सप्लेन की कि अंदर से वो खाली नहीं है, अंदर उसके न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है. मीन्स कि इसकी माइक्रोस्कोप थोड़ी सी बेहतर हो गई होगी तो इसको आइडेंटिफाई कर लिया इसने कि दरमियान में कोई चीज़ प्रेजेंट है. और देन इज the famous of all, Matthias Schleiden, and along with the Schleiden, another name we have Siobhan. The both of the scientists, they put forward the concept of cell theory, and the Matthias Schleiden was actually, he is a botanist, so he studied plants, and he identified that all plants are made up of cells, right. He identified that thing, that all plants are made up of cells. Same is the case with the Siobhan separately has identified the thing that all animals are made up of cells, right. He is a German zoologist. Schleiden was a German botanist. He's a German zoologist. They both the work have, both of them are doing the same thing, but they have discovered the same thing on different spots and in different organisms as well. So that they both of them are the biggest contributions towards the development of the cell theory. Then the Theodor Schwann, actually all animals are composed of the individual cells. Rudolf Virchow, another name is Rudolf Virchow, a German physician, 1855. He said that no life can come from non-living thing. ये basically वही concept था जो बैप्टिस्ट का भी था, जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क का था. All living cells arise from pre-existing cells. Omnis cellula e cellula. Life comes from life, right? It means cell life comes from pre-existing cells. यानी एक living thing पहले से मौजूद होगा तो उससे कोई living organism will develop. That is Adolf Virchow. Another name, Louis Pasteur, नहीं भूल सकते, a scientist of all times. जबरदस्त किस्म के scientist है. And he identified that life, he finally confirmed all of the concepts. इनके पीछे मैंने बताया था कि कुपरनिकस और ये बड़े बड़े साइंसदान थे. एरिस्टोटल तो खैर बहुत ही पुरानी बात है. ये सबका ख्याल था कि स्पॉन्टेनियस लाइफ है, लाइफ जो है नॉन लिविंग से प्रोड्यूस हो जाती है. जैसे कि इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर इस फूड में अगर आपके पास कोई फूड पड़ा हुआ है, या जिस तरह ये कहते थे कोमुनिकस वगैरह कहते थे कि जो मेंढक है, मेंढक जो होता है फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो क्ले से बन जाता है, और जो मैगट्स हैं वो गार्बेज के थ्रू, रबिश के थ्रू बन जाती हैं. बल्कि दैट इज़ नॉट द ट्रू थिंग. वो उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्रॉपर, वो एग्स देती हैं. बेसिकली जो मैगट्स हैं, जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे कचरे में, वो मैगट्स होते हैं. मैगट्स आर द लार्वी ऑफ द द हाउस फ्लाई, और वो वहाँ जाके अपने एग्स दे देती हैं और एग्स फिर मैगट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउस फ्लाई में कन्वर्ट होते हैं. सो इन्होंने कहा कि आप बेशक चेक कर लें कि ऐसे अगर आप ये बंद होता तो इसमें कोई लाइफ जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. ना मक्खी अंदर जा सकी, ना उसमें उसने अंडे दिए, और ना ही वो फिर
उसे वो खाना नहीं उसे हासिल कर सकी। यहाँ पे ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि यहाँ से कुछ ना कुछ इसमें से ये गॉज ऊपर लगी हुई है, एंड ये एक जाली सी लगी हुई है जिसके थ्रू कुछ ना कुछ यहाँ से फ्यूम्स खाने के ऊपर आ रहे हैं। मक्खियाँ यहाँ विजिट किया उन्होंने, उसकी स्मेल की वजह से यहाँ मक्खियों ने विजिट ही नहीं किया क्योंकि उनको स्मेल भी नहीं आई ना। यहाँ उन्होंने विजिट किया, यहाँ के स्टे किया, जब स्टे किया तो एग्स भी दे दिए, जब एग्स दिए तो वो मैगट्स में कन्वर्ट हो गए। और इसी तरह अगर इसको अनकवर्ड रखा जाता, ओपन फ्लास्क होता हमारे पास, तो वो तो अंदर फूड तक जाती और फिर फूड पे एग्स ले कर देती ना, और फिर वहीं पे तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, कोई लिविंग बॉडी ही होगी जिसमें से दोबारा बच्चे पैदा होंगे। पता नहीं क्या था उनका कॉन्सेप्ट, एनीवेज, एंड दे वर वेरी रिजिड अबाउट देयर कॉन्सेप्ट, मानते ही नहीं थे। तो लुई पास्टर ने तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे इस ए बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए। सो एनीवेज आगे चलते हैं। Louis Pasteur provided experimental proof of the idea that omnis cellula is cellula. Life comes from life. Cells, living cells come from the pre-existing living cells, right? Living cells come from pre-existing living cells. So then these are the heroes of the cell theory: Matthias Schleiden, Theodor Schwann, and Adolf Virchow. And all of them are, they are the greatest minds of of all times, you can say, and they have put forward the concept of सेल थ्योरी। बताया गया कि जो एक बॉडी है, जो लिविंग बॉडी, आज हम सेल सेल कर रहे हैं, पता नहीं अंदर से क्या क्या स्टडी करके हमने ढेर लगा दी है, मगर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट विदाउट एनी एडवांसमेंट जो दिया वो इन लोगों ने दिया हमें। सेल थ्योरी के मेजर पॉइंट्स बने, वो ये बने कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल। अब किसी के पास एक सेल है और किसी के पास बहुत सारे सेल्स हैं, लाइक अमीबा सिंगल सेल है, बैक्टीरिया सिंगल सेल है, हम आप 60 ट्रिलियन, किसी भी अडल्ट में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है ना। जिनके हम मल्टी सेलुलर हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, एंड आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू that cell is the basic structural and functional unit of life, and this is the living thing, right? The smallest living thing. Cell arise only by the division of the previously existing cell. This is once again the omnicellula, ecellula. So these are the major points of the cell theory. Cell theory आ गई है आपके पास, once again वही सारे points हैं, इसके ऊपर भी पक्का रटा लगाएं इन क्वेश्चन, इन पॉइंट्स का। वैसे तो समझ आ जाना चाहिए, अभी तक नहीं समझ में आया तो भी आपने को पक्का याद करना है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो है ये। देन सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, तो यानी कि अभी तक तो हमने बात कर ली कि सेल थ्योरी डेवलप हो गई। मैंने अमीबा का एग्जांपल दी, यूग्लिना दिया, पैरामीशियम दिया, ये सारे सेल्स हैं, टाइप सिंगल सेल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर हम हैं, प्लांट्स हैं, फ्रॉग्स हैं, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हैं इस दुनिया में जिनका नाम सब सेल्यूलर या ए सेल्यूलर, यानी कि हम उनको 5 किंगडम सिस्टम में नहीं डाल सकते, सेल नहीं है ना उनकी बॉडी में। सो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। सेल थ्योरी ने तो ये कह दिया, मगर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जिनमें सेल नहीं था, जैसे कि वायरस, जैसे कि प्रियॉन्स, जैसे कि वायरॉइड्स। तो दीज थ्री थिंग्स दे डू नॉट कंपोज्ड ऑफ द सेल्स, इनमें सेल्स नहीं हैं। तो फिर ये क्या है? ये ए सेल्यूलर थिंग्स हैं, या सब सेल्यूलर से मुराद है कि सेल से छोटी चीज। ए सेल्यूलर से मुराद है विदाउट सेल, राइट? सेल नहीं है इनके पास। वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, ये तीन चीजें हैं। दे आर सब सेल्यूलर और ए सेल्यूलर पार्टिकल्स। दे हैव नॉन लिविंग कैरेक्टर because they cannot reproduce on their own, so they do not run any metabolism inside them. इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म का कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो कोई सेलुलर एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन ये अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। वायरस अगर ऐसे जैसे कोरोना बहुत मशहूर हुआ है, तो कोरोना वायरस अगर हर इन्वायरमेंट में है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो एक सीड की तरह उड़ फुड़ रहा है इधर उधर। लेकिन जैसे वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर हो गया, हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उसे जैसे ही लंग्स का रास्ता मिला, लंग्स में पहुंचा, उसकी फेवरेट जगह पे वो पहुंचा, वहाँ वो हमारे सेल के अंदर एंटर हो गया और उसने अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाना शुरू कर दी, अपनी रेप्लिकेशन शुरू कर दी। क्या यूज़ करके? हमारी मेटाबॉलिक मशीनरी यूज़ करके, हमारे राइबोसोम्स यूज़ करके, हमारे सारे मैसेंजर आरएनए हमसे बनवाया, हमारा न्यूक्लियस यूज़ किया और हमारे सेल के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। ये वायरस का तरीकाकार होता है। और लेकिन अगर वो उसको सेल ना मिले, कोई लिविंग सेल ना मिले, तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ना उसके पास राइबोसोम्स हैं, ना न्यूक्लियस है, ना और कोई एंजाइम्स हैं। वो सब टोटली डिपेंड करता है अपने होस्ट के ऊपर, ठीक है। सो लिव ये इसका लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है।
एंड दे आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी ऑफ द फाइव किंगडम्स। ऑब्वियसली इनको हम फाइव किंगडम में तो क्लासीफाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहाँ तो हमने बात की कि एक सेल होगा, वो अपना सारा मामला खुद ऑन इट्स ऑन चला पाएगा। So then this is acellular organism viruses. Viruses are not free living, ठीक है ना। फ्री लिविंग और पैरासाइट्स नहीं है, यानी कि हर जगह मौजूद पैरासाइट ऐसा नहीं है। पैरासाइट दे मस्ट लिव इनसाइड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो उसको जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी और लिविंग बॉडी में रहना पड़ता है, और इसके अंदर या डीएनए होता है या आरएनए हो सकता है, और ऊपर इसके ये प्रोटीन चढ़ी होती है। जैसे ये आपका ये इन्फ्लुएंजा का वायरस है, और ये भी ये आपका एचआईवी का वायरस है, ठीक है, और ये हर्पीज का वायरस है। तो ये सारे वायरसेस हैं जो कि ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये वाला जो कोने में बना हुआ है ये एक बैक्टीरियोफेज है। ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, यानी कि उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो वायरसेस काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, आगे आगे आप पढ़ते जाओगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इनके अंदर। वंस अगेन ब्रीफ हिस्ट्री। दशहरिया से बात शुरू हो रही है, पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी, और रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टू कॉल सेल्स कॉल स्पीसीज इन कॉर्क, उन्हें सेल्स कहा गया। फिर एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक आते हैं, लिविंग सेल्स आइडेंटिफाई किए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले उन्हें, एनिमल क्यूरीज नाम रखा गया। फिर डिस्कवर्ड प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, मैथियास लाइडन, एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, शिवॉन डेट्स लिखी हुई हैं, और रोडोल्फ वर्क ऑफ stated living cells come from other living cells। मुझे बहुत स्टेटमेंट पसंद है इसकी। ominous cellula e cellula, ही इज रशियन, सो उन्हीं की लैंग्वेज में है ये, ominous cellula e cellula, Rudolf Virchow। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द सेल थ्योरी। आई एम होपिंग आपको बात समझ आ गई है। थोड़ी सी छोटी सी हिस्ट्री है, सबके नाम अपनी कॉपी के आखिरी में लिखें और उनके सामने इनकी छोटे छोटे एक कंट्रीब्यूशन लिख लें। हिस्ट्री का एक ना कोई एक एमसीक्यू ज़रूर आता है, तो अपने पास सारों के हिस्ट्री का एक ना छोटा सा टेबल सा चार्ट सा बना लें। जब भी रिवाइज करना, वहाँ से एक नज़र देखा, आराम से रिवाइज हो जाता है, और फिर आपको बार बार किताबें खोल के उनकी कंट्रीब्यूशन देखनी नहीं पड़ेंगी। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।